सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या एक प्राचीन नगर है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यह पूर्व में अवधपुरी के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित है। इसका ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे इंग्लिश में, बड़े ही इजी वे में। तो देखो, किसी भी सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन करने जाते हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट को हम कैसे पता करते हैं? सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन करते हैं कौन, और कौन के बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं वर्ब। कौन प्लस हम वर्ब को बोलेंगे तो हमको सब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। दरअसल सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो किसी वाक्य में किसी कार्य को परफॉर्म करता है, या तो फिर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बताया गया होता है। जैसे पेन लिख रहा है, तो पेन कौन सा काम करना है? लिखने का काम कर रहा है। तो कौन लिख रहा है? तो हम कहेंगे पेन। पेन सुंदर है, तो कौन सुंदर है? पेन। यानी कि दो चीज़ें हैं। पेन कौन सा काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट है। और पेन सुंदर है, यानी कि पेन के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए पेन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के दो तरीके होते हैं। एक वह होता है जो उस वाक्य में कार्य को कर रहा होता है, दूसरा वह होता है जो उस वाक्य में उसके बारे में बताया जाता है। अब बात आती है कि इसका हम सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे। सबसे जरूर सब्जेक्ट ही पता करना है। तो हम कहेंगे सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या एक प्राचीन नगर है। हम कहेंगे कि कौन एक प्राचीन नगर है, तो आप कहोगे कि अयोध्या। अच्छा, हो सकता है कि आप ये कहो कि सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या। तो दोनों पोजीशन में हम देखेंगे कि अगर एक स्टूडेंट ये सोचता है कि अयोध्या सब्जेक्ट है और एक स्टूडेंट ये सोचता है कि सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या ये सब्जेक्ट है, तो दोनों स्थिति में हम देखते हैं। हम लिखेंगे पहले अयोध्या सब्जेक्ट, जो जिसको अयोध्या सब्जेक्ट मिला है उसको हम पहले अयोध्या लिखेंगे। अयोध्या हो गया सब्जेक्ट। अब आएंगे हम यहाँ पर वर्ब लिखेंगे। चूँकि ये टाइम है, टेंस नहीं है। टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि एक्शन वर्ड नहीं है। अगर एक्शन वर्ड होता, यानी कि आप ये कहो कि कोई एक्टिविटी हो रही होती, एक्शन वर्ड होता, यानी कि वर्ब के फॉर्म हम लगाते, यानी कि टेंस में ले जाते। चूँकि एक्शन वर्ड है नहीं, इसलिए हम है का अंग्रेजी इज लिखेंगे, इज। अब एक प्राचीन नगर है, यानी कि एन एंशियंट नगर को हम सिटी लिखेंगे। अब यहाँ देखो एन का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ एन आ रहा है, ए, यानी कि जो वावेल्स है ना, वो हिंदी के वावेल से शुरू हो रहा है, ए, इसलिए हम एन लिखेंगे। अगर ये वावेल से नहीं शुरू होता तो हम यहाँ ए लिख दिए होते, एक का अंग्रेजी, ठीक है। एंशियंट सिटी। अब देखो सरयू नदी के किनारे स्थित, यहाँ पर देखो के किनारे आया है ना, के किनारे, तो स्थित को हम लिखेंगे, उल्टा लिख देते हैं। जब प्रीपोजिशन आता है ना तो उल्टा लिख देते हैं, तो हो जाएगा सिचुएटेड। अब के किनारे का अंग्रेजी होता है ऑन द बैंक। सरयू नदी, यानी कि सरयू रिवर। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपने ऐसा किया है कि इसको पूरा सब्जेक्ट माना है, इसको, जिसको हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे, तो अगर ये पूरा आपने सब्जेक्ट माना है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा के बता दे रहा हूँ, फिर इसको मैं लिख दूंगा। अगर यहाँ से यहाँ तक आप सब्जेक्ट मानते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं अयोध्या। अब जो अयोध्या है वो कहाँ है? सरयू नदी के किनारे स्थित, तो हम लिख देंगे सिचुएटेड ऑन द, ये जो पूरा पोर्शन है ना, इसको हम पहले ला देंगे, क्योंकि अयोध्या कौन है? जो सिचुएटेड है,
ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर। अब ये जो है इज, ये कहाँ है, सिचुएटेड है, कहाँ है, सॉरी क्या है, इज एन एंशियंट सिटी। क्लियर। आप दोनों तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी कि दोनों सही है। चाहे आप लिखें अयोध्या इज एन एंशियंट सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर, या तो आप ये लिख सकते हैं अयोध्या सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सरयू रिवर इज एन एंशियंट सिटी। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन देने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करें। अब आगे देखिए, जो सेंटेंस मैंने लिखा था उस सेंटेंस को मैं लिख रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस है, प्राचीन साहित्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। अब आप कहोगे कि कौन मिलता है, तो उत्तर मिलेगा कि इसका उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख, अब इसका उल्लेख का मतलब इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा। देखो, इसका का अंग्रेजी जो है इट्स होगा, तो सबसे क्लियर तो ये हो गया कि इसका का अंग्रेजी इट्स होगा। अब उल्लेख की बात है, तो उल्लेख को आप मेंशन कह सकते हो, मेंशन कह सकते हो। अगर मेंशन आपको याद नहीं पड़ रहा है तो डिस्क्रिप्शन कह सकते हो, डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है तो नरेशन कह सकते हो। यानी कि इसके मतलब दोनों तीनों का मतलब उल्लेख ही होता है। तो इट्स मेंशन, इसका उल्लेख। अब हमको लिख देना है मिलता है, यानी कि मिलता है। ता है, ती है, ते है जब होता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो वर्ब होता है ना, जैसे हमने फाइंड लिखा, तो हमको बस यही रहने देना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। लेकिन हमको देखना है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर का मतलब कि अकेले है, आप प्लूरल का मतलब अकेले यानी कि एक से अधिक है। तो आप कहोगे नहीं, इट्स मेंशन यानी कि इसका उल्लेख तो एक ही है, तो इसलिए हम यहाँ कर देंगे फाइंड्स, यानी कि इट्स नरेशन और इट डिस्क्रिप्शंस मिलता है। कहाँ मिलता है, प्राचीन साहित्य में भी। इट्स डिस्क्रिप्शन, अब भी है ना, तो भी को आप टू का प्रयोग करके लास्ट में यूज कर सकते हो, या अगर आल्सो यूज करना है तो आप आल्सो वर्ब से पहले यहाँ यूज कर दो। इट डिस्क्रिप्शंस या इट्स मेंशन मिलता है। कहाँ मिलता है, प्राचीन साहित्य में। प्राचीन साहित्य में यानी कि इन एंशियंट। एंशियंट अगर आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ओल्ड का प्रयोग कर सकते हो। इन एंशियंट लिटरेचर, आप चाहो तो यहाँ टू का प्रयोग कर दोगे तो हो जाएगा। अगर टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हो, टू चूंकि एडवर्ब है, आल्सो आप यहाँ यूज कर सकते हो। जो आल्सो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और जो टू है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। कोई दिक्कत नहीं है, आप आल्सो यूज करो या तो टू यूज करो। नेक्स्ट देखो, यह पूर्व में अवधपुरी के नाम से जाना जाता था। देखो ये सेंटेंस ना बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करें। दरअसल इसका ट्रांसलेशन करने से पहले हमको ये जानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि कौन जाना जाता था, तो आप कहोगे कि यह सब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन कौन जानता था। अगर हम कहें कौन जानता था तो पता चलेगा कि आपको ये तो दिया ही नहीं है कि कौन जानता था। यह पूर्व में जाना जाता था, कौन जानता था, यानी कि जो जानता था वो नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि यह पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में होता क्या है कि ध्यान से सुनना, पैसिव वॉइस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये होता है कि जो कार्य करने वाला होता है वो गायब होता है। पहला काम, जो कार्य करने वाला होता है वो गायब होता है। यानी कि कौन जानता था यहाँ दिया नहीं है। जैसे दीपावली अक्टूबर में मनाया जाता है, कौन मनाता है पता नहीं। होली मार्च में मनाया जाता है, कौन मनाता है पता नहीं। यह
फला भवन के नाम से जाना जाता है, कौन जानता है, पता नहीं। तो पहला तो पहचान ये हो गया कि जो सब्जेक्ट होता है वो गायब होता है, यानी कि जो कार्य करने वाला होता है वो गायब होता है। दूसरा पैसिव वॉइस का पहचान ये है कि जो मेन वर्ब है, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, नाचना गाना, धोना पढ़ना लिखना, इसके साथ जाना का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगा। यानी कि जैसे जाना जाता है, जाना जा रहा है, जाना जाता था, जाना जाएगा, खाया जाता है, खाया जाएगा, खाया जाता है, खाया जा रहा है। यानी कि खाना जाना पढ़ना लिखना के साथ जाना ये जरूर आएगा। अगर जाना आएगा तो उसके पास भी जाना आएगा। जैसे जाया जाता है, जाया जाता था, जाया जाएगा, तो ये पैसिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें थोड़ा सा जो हेल्पिंग वर्ब होता है थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यह पूर्व में अवधपुरी के नाम से जाना जाता था, तो आप कहोगे कौन जाना जाता था, तो सब्जेक्ट तो आपको इट मिल रहा है तो इट लिख लो। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वही सब्जेक्ट के रूप में पता किया जाता है, वही सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो यह अवधपुरी के नाम से जाना जाता था। अब जाना जाता था, था, ती थी, ते थे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे। अब इट है तो सिंगुलर है तो वाज का ही प्रयोग करेंगे। तो इट वाज, अब जाना जाता था यानी कि नोन, नोन जाना जाता था अवधपुरी के नाम से। ये अब देखो उल्टा आएंगे यहाँ, तो से का अंग्रेजी हो जाएगा यहाँ नाम से का मतलब है नाम के रूप में, नाम के रूप में, अवधपुरी के नाम के रूप में या नाम से। तो यहाँ हम एज का प्रयोग करेंगे, एज द नेम ऑफ, एज द नेम। अब का की के का अंग्रेजी ऑफ, और अवधपुरी का मतलब अवधपुरी, ये प्रॉपर नाउन है तो अवधपुरी रहेगा। अवधपुरी। पूर्व में, पूर्व में का अंग्रेजी होता है बिफोर, बिफोर माने पहले होता है या पूर्व में। नेक्स्ट देखो, और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थित है। आप कहोगे कौन स्थित है, तो उत्तर मिलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर, ये सब्जेक्ट मिलेगा। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो, श्री राम जन्म भूमि। अब एक चीज आप यहां देखोगे कि श्री राम जन्म भूमि, ये सब जो है मैंने कैपिटलाइज्ड किया है। होता यही है कि जब किसी सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करते हो तो जो प्रॉपर नाउन होता है, तो प्रॉपर नाउन के जितने भी मिडिल वर्ड होते हैं या लास्ट वर्ड होते हैं, उन सबको जितने पार्ट में वो डिवाइड होते हैं सबका पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है। अब स्थित है, अब आप कहोगे कौन सा टेंस है, तो वास्तव में जो स्थित है ना ये एडजेक्टिव है। सिचुएटेड माने स्थित होता ही है। तो जब एडजेक्टिव है, एक्शन वर्ड नहीं है, तो जब एक्शन वर्ड नहीं है तो हम इसको लिखेंगे है का अंग्रेजी इज, और सिचुएटेड का मतलब स्थित का सिचुएटेड, सिचुएटेड। अब कहाँ स्थित है, यहाँ पर, यानी कि हियर। अब आप कहोगे पर का अंग्रेजी क्यों नहीं लगाए हैं, दरअसल जो हियर है ना यह एडवर्ब है, और एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन नहीं लगता है, वो मान लिया जाएगा कि यहाँ पर स्थित है। और का अंग्रेजी हमने लिखा ही नहीं है, तो और का अंग्रेजी आप यहाँ एंड लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के ट्रांसलेशन आप अगर कमेंट करते हैं तो इस तरह के ट्रांसलेशन और आपको अवेलेबल कराए जाएंगे।